सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया था। उसने यहां जो कुछ भी देखा उस पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। मेगस्थनीज भारत को देखकर आश्चर्यचकित था। ये कैसा देश है जहां लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते, लूटमार या अपराध का कोई भय नहीं, यहां कोई गुलाम नहीं होता, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, स्त्रियां भी युद्ध कला में पारंगत सैनिक होती हैं और यहां तक कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा में भी स्त्री सैनिक तैनात होती है। मेगस्थनीज के लेखन को प्राचीन भारत का सबसे प्रामाणिक वर्णन माना जाता है। वो आज से लगभग 2300-2400 वर्ष पहले की बात थी। वो सनातन मूल्यों वाला युग था। मतभेद और मनमुटाव तब भी होते थे, लेकिन सब कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ। शांति हो या युद्ध, सबके नियम और नीतियां। थोड़े बहुत उतार चढ़ावों के साथ लगभग यही स्थिति अगले 1000 वर्ष तक बनी रही। तभी अरब के रेगिस्तान में आसुरी मजहबों ने सिर उठाना आरंभ किया। लूटमार उनका पेशा था। स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि सबसे पहले भारत की ओर पड़ी, जहां सभ्यता अपने उत्कर्ष काल में थी। भारतीय समाज में हर वो विशेषता थी जो आज की शासन व्यवस्थाओं के लिए एक कल्पना मात्र है। इस्लामी आक्रमणकारी आए तो प्राचीन भारत का वो खुला हुआ समाज स्वयं को सिकोड़ने लगा। समाज और नैतिकता के नियम भी बदलने लगे। इस समय तक भारतीय राजा आक्रमणकारी शत्रु को भी क्षमा कर देते थे। ऐसी ढेरों कथाएं हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। लेकिन पहली बार भारतीय समाज ने देखा कि युद्ध में हार का अर्थ संपूर्ण विध्वंस, नरसंहार, स्त्रियों और बच्चों के साथ बर्बरता है। परिणाम, घरों पर ताले लगने लगे, महिलाएं पर्दे और घर की चार दीवारी में बंद की जाने लगी। स्त्रियों को विधर्मी असुरों से बचाना समाज की प्राथमिकता बन गई। संक्रमण के उस काल में समाज ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कई अन्य बीमारियों की भी चपेट में आ गया। मेगस्थनीज ने जैसा भारत देखा था वो 1000 वर्ष की परतंत्रता में बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। जिन अब्राहमिक शक्तियों ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया, अब वही बताने लगे कि भारत में महिलाओं को घूंघट में रखा जाता है। महिलाओं को घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं होती, महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता और बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। जिन आक्रमणकारियों के कारण हमारे समाज में विकृतियां आईं, अब वो ही हमें कलंकित करने का प्रयास करने लगे। पहले अंग्रेजों ने ये काम किया। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस द्वारा नियुक्त मदरसा छाप शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। भारत हजारों वर्ष पुरानी किंतु जीवंत सभ्यता है। हमारा समाज समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिष्कृत और परिशोधित करता रहता है। हम अब्राहमिक मजहबों की तरह किसी आसमानी किताब के गुलाम नहीं हैं। परतंत्रता के काल में भारतीय समाज और धर्म में जो विकृतियां आईं, उनमें से कई समाप्त हो चुकी हैं। जो बची हैं, वो भी समय के साथ अवसान की ओर हैं। आज हिंदू समाज में बहुत खुलापन आया है। महिलाओं का जितना सशक्तिकरण हिंदुओं में हुआ है, उसकी कल्पना किसी अन्य मजहब में नहीं की जा सकती। चिंता इस बात की है कि उस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास हो रहा है। हिंदुओं के विरुद्ध मजहबी हिंसा उसी प्रयास का हिस्सा है। जब कोई हिंदू लड़की लव जिहाद जैसे षड्यंत्र का शिकार बनाई जाती है, तो एक समाज के रूप में हम अपना आक्रोश प्रकट करते हैं। लेकिन इस बात पर विचार नहीं होता कि करोड़ों बेटियों के माता पिता और अभिभावकों पर ऐसी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता होगा। क्या ये वही परिस्थिति नहीं है जैसी भारत पर इस्लामी आक्रमण के समय उत्पन्न हुई होगी? क्या इस बात की आशंका नहीं है कि ऐसी घटनाओं से डरकर लड़कियों के माता पिता उन पर बंदिशें लगाना आरंभ कर देंगे? वास्तव में ये एक तरह का कुचक्र है।
हिंदू समाज ने बीते वर्षों में जो सामाजिक रूढ़ियां तोड़ी हैं, उन्हें फिर से हम पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि भारतीय समाज मानसिक रूप से कभी स्वतंत्र ना होने पाए। हिंदू स्त्रियों के विरुद्ध संगठित अपराध इसी उद्देश्य से हो रहे हैं। आक्रमणकारी मजहब इस बार अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इस बार उनका गठबंधन वामपंथ के साथ है। एक समाज के रूप में यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे संगठित अपराधों पर बोलना होगा। जो मीडिया, फिल्में और राजनीतिक दल आक्रमणकारी मजहबों की ढाल बन रहे हैं, उनका बहिष्कार करना होगा। सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि वो भारत में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुसंख्यक हैं। विश्व के किसी भी देश में कोई बहुसंख्यक समाज स्वयं पर अल्पसंख्यकों के हमले कभी सहन नहीं करता।